किसी मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद 2 मिनट के लिए आपका उत्साह, आपका जोश जगता है और 2 मिनट बाद आप फिर से ठंडे हो जाते हैं। 2 मिनट कहें या 2 दिन कहें, कोई अंतर नहीं पड़ता। मोटिवेशन वो होना चाहिए जो निरंतर रहे, जो जीवन पर्यंत रहे, और ऐसा मोटिवेशन आपको किसी वीडियो से नहीं मिल सकता और ना ही किसी स्पीच से मिल सकता है। ऐसा मोटिवेशन जगाने के लिए आपको अपने अंदर से आलस्य को खत्म करना होगा। आलस्य को जड़ को समझकर उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। उसके बाद आपके भीतर एक ऐसा जोश, एक ऐसा उम्मीद, एक ऐसा उमंग, एक ऐसा हौसला का जन्म होगा जो निरंतर आप में बना रहेगा। चलिए मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आलस्य का ताकत या कमजोरी से कोई लेना देना है? क्या शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता? या फिर शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति आलसी नहीं हो सकता? या फिर शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति जोशीला या ताकतवर या उत्साह से युक्त नहीं हो सकता? हमने अपने आसपास न जाने कितने ही ऐसे लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हैं, लेकिन वे आलस कभी नहीं करते। वे हमेशा उत्साह में रहते हैं, हमेशा जोश में रहते हैं। वहीं इसके विपरीत हमने वैसे लोगों को भी देखा है जो शरीर से बेहद ताकतवर हैं। वे जिम करते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन जब कोई कार्य करने की बारी आती है तो आलस उनके शरीर से दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक ताकतवर इंसान जो चाहे वो एक झटके में कर सकता है, फिर भी वो इतना आलसी क्यों होता है? इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है, ताकत और शारीरिक मजबूती से आलस का कोई लेना देना नहीं है। जोश और उत्साह कहीं और से जन्म लेता है, इसकी जड़ें कहीं और से है। और एक बार आप इस केंद्र को जान लेते हैं, जोश और उत्साह की केंद्र कहाँ से है, तो जीवन भर आपको आलस से कभी छू नहीं पाएगा और आपको दूसरी मोटिवेशनल स्पीच सुनने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जीवन पर्यंत आलस मुक्त रहोगे। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिससे कि आप अपने आलस्य को त्याग कर हर समय मोटिवेटेड रह सकते हो और अपने हर मुश्किल लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताया करते थे। उसी समय तनकपुरा गांव में सुनील नाम का व्यक्ति अपने पिता के साथ जीवन गुजारा करता था। सुनील अभी शादीशुदा नहीं था और अपने पिता का खेती बाड़ी में अक्सर उनका हाथ बटाया करता था। उसके पिता बूढ़े हो चले थे, लेकिन खेतों का काम करना अब भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ सुनील शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत था। जिस काम को करने के लिए 4-4 लोगों की ज़रूरत होती थी, वह उस काम को अकेले बहुत सरलता से कर देता था। उसमें एक अद्भुत ताकत थी। उसकी माँ घर में गाय और भैंसों को पाला करती थी, जिस कारण से जिसका दूध पी पी कर सुनील बहुत ही ताकतवर हो चुका था। और इसी वजह से गांव में कोई भी परिवार सुनील के परिवार से उलझा नहीं करता था। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और जो भी खेती बाड़ी में अनाज पैदा होता था, उसका अधिकांश हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेज उनके गांव में आकर ले जाया करते थे। इसी वजह से गांव वालों को खाने पीने की चीज़ों को उगाने के लिए खेतों में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारे अनाज लगान में देने के बाद उनके पास बहुत थोड़ा अनाज बचता, जो उनके लिए काफ़ी नहीं होता। इस वजह से वो खेतों में और अधिक मेहनत करते थे। उन लोगों की हमेशा यही कोशिश रहती थी, वो इतना अनाज पैदा कर लें कि पूरी साल तक उनके लिए चल सके, उनके लिए पर्याप्त हो सके। सुनील के पिता काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उसके पिता को खेती बाड़ी का काफ़ी अनुभव था। कौन सी फसल कब बोनी है, कौन सी फसल में सफलता मिलेगी, उसे इस बात की अनुभव हो चुकी थी। किस फसल को कितना पानी देनी है, किस फसल में कितनी मेहनत होगी, इन सब बातों की
भली भांति जानकारी सुनील के पिता को थी। सुनील के पिता खेतों में मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। ठंड के दिनों में भी रात रात भर खेतों को पानी देने का काम बड़ी आसानी से कर दिया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ चली थी। उनकी देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता कम हो चुकी थी। इसलिए रात में फसलों को पानी देना काफ़ी जोखिम भरा होता था, क्योंकि फसल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे, जिससे सुनील के पिता की जान के खतरा बढ़ जाता था। फसल को पानी देने के दौरान काफ़ी बार सांप को भी देखा गया था। इसी वजह से सुनील की माँ बहुत चिंतित होती थी। सुनील की माँ अक्सर सुनील से कहा करती थी, बेटा तुम्हारे पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हें सारी फसल की जिम्मेदारी अब अपने सर पे लेनी चाहिए। जरा सोचो, घर में एक जवान बेटे के रहते हुए एक बूढ़ा पिता खेतों में काम करे, क्या ये अच्छा लगता है? तुम में तो इतनी ताकत है, तुम इतने मजबूत हो, तुम इतने ताकतवर हो, तुम खेतों का काम क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें अपने पिता पे जरा भी तरस नहीं आती? लेकिन सुनील को अपनी माँ के बातों का कोई असर नहीं होता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के बीच गप्पे लड़ाता रहता, तरह तरह के खेल खेला करता, इधर उधर के मोहल्ले में घूमा फिरा करता था। अपना सारा समय दो कौड़ी के दोस्तों के बीच बर्बाद कर दिया करता था। उसने अब तक कभी भी अपने पिता की मदद करने के लिए कभी कदम आगे नहीं बढ़ाया था। एक दिन जब सुनील के पिता फसल में पानी दे रहे थे, तभी अचानक एक जहरीला सांप उनके पैर को काट कर चला गया। उनके आसपास कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए मौजूद नहीं था। वे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर पे पहुंचते हैं। रात का समय था और अस्पताल भी गांव में आसपास कहीं नहीं था। सबसे नज़दीकी अस्पताल वहां के नगर में था, जो कि गांव से बहुत दूर था। इस कारण से सुनील अपने घायल पिता को उस नगर के अस्पताल को ले जाने के लिए तैयार करता है। तभी इसी दौरान रास्ते में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब सुनील लाचार होकर अपने पिता के मृत शरीर को घर लेकर वापस लौट आता है। उसके घर में सन्नाटा छा गया था। अब उसके घर में कोई नहीं बचा था जो घर की जिम्मेदारियों को उठा सके। अब घर में सिर्फ सुनील और उसकी माँ बचे थे। अब घर की पूरी जिम्मेदारी सुनील के कंधों पर थी। सुनील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसका जीवन आगे कैसे चलने वाला है। अब तक जो सुनील हमेशा बेफिक्र हुआ करता था, अब सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। अब तो सारी फसलें उसे ही उगानी पड़ती थी और फसलों की देखभाल, फसल में पानी देना, फसल की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन सुनील को एक ऐसी गंदी आदत लग चुकी थी जिस वजह से उसे किसी काम में मन न लगता। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना और ताश खेलना, यही उसकी आदत बन चुकी थी, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन समय ने करवट ली और एक समय आ गया जब अंग्रेज उसके गांव में लगान लेने के लिए पहुंचे। सुनील अपने खेतों की, अपने फसलों की देखभाल नहीं करता था, जिस वजह से काफ़ी कम अनाज उत्पन्न हुआ था। गांव के दूसरे खेतों के मुकाबले उसके खेत में आधा अनाज ही उत्पन्न हुआ था और उस आधे में से ज़्यादातर हिस्सा अंग्रेज लगान के रूप में ले गए। अब सुनील के घर में खाने के लिए भी लाले पड़ गए। वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। अब उसकी माँ पड़ोसियों के घर पे अनाज के लिए भीख मांगा करती। उसकी माँ को मांगना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अपनी बेटे की लापरवाही के कारण उसे इस हद तक गिरना पड़ गया। वो घर घर जाकर अनाज के लिए पुकार करती, अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों के दरवाज़ों पर गिड़गिड़ाया करती। और इधर सुनील बहुत ही आलस में डूब चुका था। अब तो उसके हर खेत बंजर बन चुके थे। ये सब देखकर सुनील की माँ को बहुत आघात पहुंचता था। उसके सीने में एक दर्द सा उठता था। जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपन्न हुआ करता था, उसके पति के मरते ही वही परिवार दाने दाने के लिए पड़ोसियों के लिए मोहताज हो गया, पड़ोसियों पर निर्भर हो गया।
वो अक्सर सुनील को समझाने की बहुत कोशिश करती। उनकी बातों को सुनकर सुनील में कुछ देर तक तो उत्साह उमंग जागता, लेकिन फिर वह फिर से वही अपनी गंदी आदत में डूब जाता। और एक दिन सुनील की माँ जब सुनील को जली कटी सुना रही थी, तब सुनील ने गुस्से भरे शब्दों में कहा, मैं भी चाहता हूँ दूसरे की तरह अनाज उगाना, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मन अपने वश में ही नहीं है। मैं रोज रात में ये सोचकर सोता हूँ कि सुबह जल्दी उठूँगा, खेत में फसलों पर मेहनत करूँगा, फसलों में पानी दूंगा और सबसे अधिक अनाज उगाऊंगा, अपनी घर की सारी समस्याओं को मिटा दूंगा। लेकिन सुबह होते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। हे माँ, मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं खुद इन चीज़ों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये सारी बातें सुनील का पड़ोसी भी सुन रहा था। सुनील का ये कथन सुनने के बाद उसके पड़ोसी ने कहा, बेटा, बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही मेरे बेटे की भी हालत थी, लेकिन मुझे किसी ने बताया पड़ोस की गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है। जब मैंने अपने बेटे को उस बौद्ध भिक्षु से मिलाया, पता नहीं उस बौद्ध भिक्षु ने मेरे बेटे से ऐसा क्या कहा, मेरा बेटा अचानक आकस्मिक रूप से एकदम बदल गया। उसकी हर स्वभाव बदल गई। अब वो बहुत मेहनत करता है। अब वो बिना बोले सुबह उठकर खेतों में मेहनत करने चला जाता है। मैं खुद उसका ये बदलाव देखकर बहुत हैरान हूँ। आखिर उस बौद्ध भिक्षु ने मेरे बेटे से ऐसा क्या कहा? मैं तो ये कहता हूँ तुम भी उस बौद्ध भिक्षु से एक बार जरूर मिलो। वो बौद्ध भिक्षु किसी से कोई पैसे तो लेता नहीं है। अगर तुम जाओ, अगर तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ तो तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये सुनकर सुनील की माँ ने कहा, बेटा, तुम एक बार जाओ, उस बौद्ध भिक्षु से मिल लो। अगर उससे मिलने के बावजूद तुम में कोई बदलाव नहीं होता तो मैं खुद को समझा लूँगी, मैं खुद को संतुष्ट कर लूँगी। लेकिन तुम अपने स्तर पर खुद को बदलने की कोशिश तो करो। तुम में तो इतनी क्षमता है, तुम औरों से अधिक ताकतवर हो, लेकिन फिर भी तुम कोई काम नहीं करते हो। तुम एक बार उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलो। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ न कुछ तो वहाँ से जरूर सहायता मिलेगी। ये सुनकर सुनील अगले दिन ही उस बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए उनके पास पहुँच जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बता देता है। उसकी समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं, तुम रात में तो ये सोचकर सोते हो तुम्हें सुबह उठकर खेतों में मेहनत करनी है, लेकिन तुम सुबह बिस्तर छोड़ने से भी पीछे हटते हो, तो ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर सुनील उस बौद्ध पुरुष से कहता है, हे गुरुदेव, इसी प्रश्न का जवाब तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अपने आप को बदलना तो चाहते हो, ये जाहिर है, लेकिन तुम अपने आप को 2 मिनट में ही बदलना चाहते हो। 2 मिनट तक तुम्हारे अंदर जोश उत्साह उठता है और फिर से वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए तो तुम रात में ये सोचकर सोते हो, लेकिन सुबह उठकर ऐसा बिल्कुल कर नहीं पाते हो, क्योंकि 2 मिनट का उत्साह जोश तुम्हें केवल दुख ही देगा। तुम वो काम कभी पूरा नहीं कर पाओगे जो तुमने ठाना है, और फिर तुम यही सोचोगे मेरा जोश और उत्साह किसी काम का नहीं है। फिर तुम निराशा में ही डूब जाओगे। इसीलिए किसी बात पर भी अकस्मात रूप से जोशीले मत हो जाओ। हमेशा अपने मन को शांत रखो और शांत मन के साथ एक निरंतर जोश और उत्साह को उत्पन्न करते रहो। इसके लिए मैं तुम्हें 5 रास्ते बताता हूँ, जिसे जानकर तुम जीवन पर्यंत हमेशा जोश उत्साह में रह सकते हो, जिसे जानकर तुम्हें किसी काम को करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहला सिद्धांत, अपने लक्ष्य की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाने की कोशिश करो, बस एक कदम। तुम्हें पूरा काम एक दिन में खत्म नहीं करना है, बस उस काम का 1% हिस्सा हर रोज करना है। और यहीं पर दुनिया का अधिकांश इंसान गलती कर बैठता है। वो हर काम को बस एक झटके में करना चाहता है। क्या भला ऐसा कभी संभव हो सकता है? तुम इस पर खुद विचार करो। क्या तुम एक दिन में ही अपने खेतों पर फसल उगा सकते हो?
तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। फसल उगाने का काम धीरे धीरे होता है, इसीलिए तुम रोज अपने फसल उगाने की तरफ एक कदम बढ़ाना शुरू करो। जैसे जब फसल उगाने की बारी आई तो एक दिन जाकर तुम खेतों को तैयार कर दो और धीरे धीरे हर दिन खेतों में फसल उगाने का काम बढ़ाते रहो। और इस तरीके से तुम्हारा जोश और उत्साह हर दिन बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम हर दिन अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ाओगे, फिर तुम ये पाओगे तुम अपनी मंजिल की तरफ करीब बढ़ते जा रहे हो। मंजिल तुम्हारे नज़दीक आते जा रही है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, शुरुआत में पहाड़ उसे बहुत ऊंचा दिखता है। अधिकांश व्यक्ति तो पहाड़ की ऊंचाई को देखकर ही पहाड़ चढ़ने के फैसले को बदल देते हैं। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति ये निश्चित कर लेता है वो थोड़ा थोड़ा चढ़ेगा, तो एक दिन वो पहाड़ पे चढ़ लेता है। इसीलिए पहला सिद्धांत, रोज अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओ, न ज़्यादा और न कम। दूसरा सिद्धांत जो आलस्य को दूर कर देता है वो ये है, हम भांति भांति का खाना खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में नशीले कण उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर आलस्य को पकड़ने लगता है। इसीलिए उन नशीले कणों का खात्मा बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए तुम अगर उन नशीले कणों को ख़त्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। रोज़ तुम्हें जागने के बाद तिल का तेल लेना है, उसे अपने मुंह में भरने के बाद उसका कुल्ला करना है। ये प्रक्रिया तुम्हें 21 दिनों तक करनी है। इस प्रक्रिया से तुम्हारे शरीर में मौजूद हर नशीले कण का अंत हो जाएगा और तुम्हारा शरीर विद्युत की भांति कार्य करने लगेगा। तुम्हारी सोचने की क्षमता, तुम्हारी कार्यकुशलता पहले से अधिक बढ़ जाएगी। तीसरा सिद्धांत जो आपके आलस्य को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा वो ये है, स्वाद को भुलाकर वो खाओ जो सीधे प्रकृति से पैदा होता हो। हम अक्सर वो चीज़ खाते हैं जो इंसानी हाथों के द्वारा बनाई जाती है। हम सीधा प्रकृति से मिलने वाला भोजन ग्रहण नहीं करते। इसीलिए जो भोजन हमें सीधा प्रकृति से मिलता हो, जैसे फल, सब्जियां, रोटी, सब्जी इत्यादि इत्यादि, इस तरह का खाना खाने से आपका शरीर आलस्य से दूर रहेगा और ऊर्जा से भरा रहेगा। हम अक्सर देखते हैं आज का युवा पीढ़ी अक्सर अपने स्वाद के लिए ही खाना खाते हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो ऐसी प्रक्रियाओं से बनी होती है। अगर आप उन प्रक्रियाओं को देख लें तो आपका खाने का मन भी नहीं करेगा। जैसे बाजार में चाउमीन, मोमोज, बर्गर, गोलगप्पे इत्यादि इत्यादि। इस तरह का खाने का सेवन करने से आपके शरीर में नशीले कणों का उत्पादन होता है और नशीले कण आपके पेट में चिपक जाते हैं, जो आपके अंदर आलस्य पैदा करते हैं। इसलिए खाना वो खाओ जो आपके शरीर को ताकत प्रदान करे, और ताकत वो खाना मौजूद करता है जो प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है। अगला सिद्धांत जो समझने योग्य है, आप कर्म करने के लिए संसार में आए हो, इसलिए आप अपना पूरा योगदान दो। आप खुद सोचिए, अगर आप संसार में कर्म करने के लिए नहीं आते तो आप निर्जीव ही होते। आप कोई पत्थर होते या फिर कोई निर्जीव वस्तु होते, लेकिन आपको इंसान के रूप में एक नया जीवन मिला है जिसका आपको पूरा उपयोग करना होगा। आपको अपना योगदान इस संसार में देना होगा। आपको अपना कर्म पूरी सफलता से करना होगा, और जिस दिन आप कर्म के सिद्धांत को जान लेंगे, आप आलस्य को दूर फेंक देंगे। इसके बाद आखिरी पांचवा सिद्धांत वो है, अगर आप कोई कर्म नहीं करते हो तो आपके सिवा कोई न कोई उस कर्म को तो कर ही देगा। हम अक्सर यही सोचते हैं, उस काम को करने में हमारी क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ही मिल जाएगा उस काम को करने के बाद। हम ये भी सोचते हैं, जब इतने लोग उस काम को करने के लिए पहले से मौजूद हैं तो मेरी उस काम में क्या आवश्यकता, और यही सोचकर हम उस काम में अपना योगदान नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम उस काम को अपनी जिम्मेदारी समझें, हम ये सोचें उस काम को केवल मैं ही पूरा कर सकता हूँ और मेरे बिना ये काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, तब आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा
उसके बाद आप अपने आलस्य को दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। आप अपने आलस्य को समझ पाएंगे और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने में सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी से ज़रूर प्रभावित हुए होंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छूती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें दूसरी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।